बंधुओं नमस्कार। आज आप लोगों के सामने एक स्वलिखित कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी क्या, शायद सन 1960-62 के आसपास का जो बचपन देखा था उसकी कुछ धुंधली सी यादें एक कहानी के रूप में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है बेफुसाब। प्रातःकाल उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर चाय के साथ रात की बासी रोटी खा ही रहा था कि पिताजी संध्या बदन पूर्ण कर रसोई घर में आए और माँ से कुछ बतियाने लगे। माँ भी हूँ हाँ करते हुए सहमति जतला रही थी। बस चाय पीकर दौड़ पड़ा आंगन से बाहर बाल सखाओं की मंडली में। दौड़ते कूदते पंचायती चौक में पहुँचे तो गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बातचीत करते हुए चौक की साफ सफाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, लो यह बच्चे भी आ गए, साफ सफाई कर देंगे। गांव के बीचों बीच भैरवनाथ जी का मंदिर, उसके आगे पंचायती चौक जिसे पठियाण के नाम से पुकारा जाता था, उसमें कुछ समय पहले ही कटवा पत्थर बिछाए गए थे। हम बच्चे लोग जोर जोर से झाड़ू बुहारी करते हुए तसलों पर कूड़ा उठाकर धर्मशाला के पिछवाड़े बंजर में फेंकते जा रहे थे। तभी सूर्यदेव भी प्रकट होकर सुबह को और सुनहली बना रहे थे। थोड़ी देर बाद बाल मंडली ये जा वो जा कूदते फांदते घर की दहलीज पर पहुंचा तो माँ ने टोका, सुबह सुबह कहाँ भाग गया था? मैंने हाँफते हुए खुश होकर कहा कि पता है, हमने आज पटगान की सफाई की है। अच्छा लग रहा है देखने में। माँ ओंठों ही ओंठों में हंसते हुए घर के काम में लग गई। दिन चढ़ते ही पटगान में गांव के पुरुष इकट्ठा होने लग गए। उनकी बातों हाव भाव से लग रहा था कि आज कुछ खास बात है। बाल मन की जिज्ञासु वृत्ति लगातार उत्तर ढूंढने की चाह में सारे गांव में संगी साथियों के साथ भागम भाग करते हुए नजरें गड़ाई थी। तभी देखा कुछ अजनबी से लोग गांव में प्रवेश कर रहे हैं। बाल मंडली पहले तो ठिठकी, फिर कतार में दौड़ पड़ी सीधे पटगान की ओर। वहां देखा तो चौक में दरियां बिछी हैं, उसमें कालीन और बड़े बड़े तकिया रखे हुए हैं। अब तो मंडली और अधिक सक्रिय होकर जोशो खरोश से दौड़ भाग करने लगी। धीरे धीरे पटगान में पुरुषों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ पैंट कोट में थे, कुछ सर से पांव तक झक सफ़ेद कपड़ों में, कुछ धोती कुर्ते में, कुछ कुर्ता सलवार में। तभी एक लंबे चौड़े अधेड़ से बुजुर्ग आदमी हाथ में एक लंबा सा डंडा लेकर पटगान के पास पहुंचे तो कई लोग एक साथ बोल पड़े, डेफो साहब आ गए, डेफो साहब आ गए। चौक में पहुंचते ही उन्होंने भैरव मंदिर की ओर सर झुकाकर हाथ जोड़े। तब तक कई लोग उनके पांव छू चुके थे। उन्होंने लोगों से मिलते मिलाते कहा, हाँ प्रमुख जी, मुझे देर तो नहीं हुई? झक सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े, नाना साहब बस लोग आ ही रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ी, बाल मंडली को पटगान से बेदखली का फरमान जारी हो गया। जाओ रे बच्चों, आज कहीं और खेलने जाओ, यहाँ पर बैठक हो रही है। दिन भर बैठक की गहमा गहमी चलती रही। पटगान के चारों ओर गांव की औरतें बच्चे दूर दूर से बैठक को सुन और देख रहे थे। बीच बीच में गांव के उत्साही युवक बाल्टी व लोटे से बैठक में पानी भी बांट रहे थे। एक दो फर्सी हुक्के की नड़ें भी बैठक में लोगों के बीच इस हाथ से उस हाथ में घूम रही थी। इक्के दुक्के लोग सिगरेट के कस भी खींच रहे थे। दोपहर में खाना खाते समय माँ ने बतलाया कि ब्लॉक प्रमुख आ रखे हैं, साथ में बहुत सरकारी लोग भी हैं और कई गांव के प्रधान भी आ रखे हैं। मैंने झटपट खाना खाया
और दौड़ पड़ा पटघाण की ओर। तो देखा पटघाण के एक किनारे के चौक में पत्तलों में पंगत में बैठकर दाल भात का दौर चल रहा है। पटघाण में 5-7 लोग थालियों में खाना खा रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि ये बड़े लोग हैं, पर बड़े लोग क्या और कौन होते हैं यह बाल बुद्धि की समझ से बाहर था। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। हुक्के और सिगरेट का दौर चलने लगा। फिर वही बातचीत, थोड़ा गर्मा गर्मी भी तो थोड़ा मान मनोबल भी। गाँव तकिए के सहारे बैठे लोगों को देखकर अंदाज़ा लग रहा था कि ये ही बड़े बड़े लोग होंगे। बैठक समाप्त होने को ही थी कि मैं घर पर कलेवा खाने के लिए आ गया। द्वार खोलकर अंदर कलेवा खा ही रहा था कि तभी ओ काका जी की लंबी आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाजे पर आया तो वही लंबे चौड़े आदमी सामने खड़े थे। उन्होंने काका जी कक्षन रे बुला कहकर मुझे पूछा। जब तक मैं जवाब दे ही रहा था तो देखा सामने से पिताजी आ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे डेपो साहब आओ बैठो, कहते हुए मुझे अंदर चलने का इशारा किया। तभी उन सज्जन ने, ना काका जी अब शाम हो गई है, अभी तो चलता हूँ, कहकर खड़े खड़े थोड़ी देर बात की और निकल पड़े। रात को खाना खाने के बाद हम सभी भाई बहन माँ पिताजी बातों में मशगूल थे। तभी मैंने बड़ी बहन को कोहनी से पकड़कर झकझोरते हुए धीरे से पूछा, ये डेपो साहब कौन है? शायद पिताजी ने मेरी बात सुन ली थी। तुरंत बोले, अरे वो इंटर कॉलेज के ऊपर बड़ा सा बंगला है ना, वहीं तो रहते हैं डेपो साहब। शायद हाँ हाँ 10 साल से ऊपर हो गए होंगे रिटायर हुए। मैं कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था पर समझ से बाहर थी। मैंने फिर पूछा, ये डेपो साहब होते क्या हैं? पिताजी जैसे सब समझते हुए बोले, अरे जंगलात महकमा होता है ना, जो जंगल और पेड़ों की देखभाल करता है, उसके बड़े अधिकारी को डेफो कहते हैं। कुछ कुछ समझते हुए भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने बात बदलते हुए कहा, माँ मुझे दूध दे दे, मुझे तो नींद आ रही है। ठीक से याद नहीं, पर शायद कोई मेले या त्योहार का समय था। पिताजी ने कहा, चल आज तुझे बाजार घुमाने ले चलता हूँ। खुशी खुशी मैं कपड़े और जूते पहनकर तैयार हो गया। पहाड़ी रास्ते में चलते हुए पिताजी ने कहा, वो देख नीचे डेपो साहब का बंगला दिखाई दे रहा है, आज वहीं से ले चलता हूँ तुझे। पगडंडी पर चलते हुए थोड़ी देर में हम बंगले पर पहुँच गए। थोड़ी सी पहाड़ी पर, छोटी सी पहाड़ी पर बड़ा भारी मकान, चारों ओर बाग बगीचा, लीची आम अमरूद आड़ू नींबू माल्टा व तरह तरह के फूलों व सब्जियों से लगदग खूबसूरत क्यारियाँ, गधेरे से लाई गई गूल कई धाराओं में बटकर पेड़ों व क्यारियों को सींचती हुई जैसे परीलोक की कथाएं। तभी आधी धोती पहने, कंधे पर मोटा जनेऊ, हाथ में लोटा तस्तरी लिए एक कोने से आते दिखे डेपो साहब। उन्होंने पारंपरिक तरीके से झुकते हुए दायां हाथ पैरों की तरफ पिताजी का अभिवादन किया तो पिताजी ने तुरंत मुझे भी उनके पांव छूने का इशारा किया। फिर वह बोले, जरा गाय को पूड़ी रोटी देकर आ रहा हूँ, बैठो इधर कुर्सी में, कहते हुए उन्होंने कुर्सी लाने के लिए नौकर को आवाज़ दी। दोनों लोग बातचीत करने लगे और मैं तब तक चारों ओर घूमने फिरने लगा। बंगले के इधर नौकरों के रहने के लिए घर, थोड़ा आगे चलकर गौशाला, पर कहीं मुझे बच्चे व औरतें नहीं दिखाई दी। तभी पिताजी ने आवाज़ दी और मैं दौड़कर आंगन में पहुंच गया। पिताजी ने कुर्सी से उठते हुए चलने को कहा और मैं लीची आम अमरूद के पेड़ों को निहारते हुए पिताजी के पीछे पीछे बाजार की ओर चल दिया। रास्ते भर पिताजी बतला रहे थे, बहुत साल पहले नौकरी के दरमियान ही डेफो साहब की पत्नी का देहांत हो गया था। लड़कियों की शादी कर दी है, लड़के बाहर नौकरियों पर हैं, यहाँ बस 2-3 नौकर और वही रहते हैं। समय के साथ इंटर कॉलेज में दाखिला लिया तो डेफो साहब को नज़दीक से देखने का मौका मिला। सारे बाजार व इलाके में प्रतिष्ठित, ज़रूरतमंद की हर संभव मदद को हमेशा तैयार, हर स्कूल और कॉलेज में बच्चों व विद्यार्थियों के शुभचिंतक, गार्जियन
बतौर प्रधानाचार्यों से सलाह मशवरा, इलाके व दूर दराज के भी गरीब बच्चों के संरक्षक, बंगले में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों की आवत जावत लगातार बनी रहती थी और हर किसी की आवभगत में बेहद खुश, कोई कोर कसर नहीं, पूरा अपनापन दिखलाते थे डेपो साहब। बाग बगीचे में नौकरों के साथ काम करवाते, पेड़ लगवाते, पेड़ों फूलों की कटाई छटाई करवाते, गाय बच्चियों को पुकारते दुलारते, लोगों से मिलते मिलाते, हमेशा ही हंसमुख। यही दिनचर्या बरसों बरसों से चली आ रही थी डेपो साहब की। डेपो साहब स्थानीय गरीब गुरबों के संरक्षक, मददगार, हर विद्यार्थी की मदद के लिए तैयार, सैकड़ों बच्चों विद्यार्थियों को उस समय नौकरी पर लगाया जैसे उसकी योग्यता थी। कोई चपरासी लगाए, कोई खलासी लगाए, कोई ड्राइवर लगाए, कोई बाबू लगाए, कोई टीचर लगाए, कोई कुछ लगाए। ऐसे डेपो साहब की याद में 60 साल पहले की याद है आज कहानी के रूप में आज लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।